क्लास 10th में और आज के पहले पीरियड में मैं आपको वेलकम कहती हूँ। और आज मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बस परमेश्वर से मेरी यही दुआ है कि हम सब बहुत अच्छे से पढ़ सकें, आप सभी को परमेश्वर विजडम और नॉलेज दे, ताकि जो भी हम 10th में सीखें वो हम अच्छे से पढ़कर अच्छे ग्रेड्स लेकर पास हो सकें और अपनी ज़िंदगी में सक्सेस को हासिल कर सकें। आज हम सिविक्स का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, सत्ता की साझेदारी। जब हम इस लेसन के टाइटल को देखते हैं, टॉपिक को देखते हैं, सत्ता की साझेदारी, उससे हमारे दिमाग में यह आता है कि सत्ता का बंटवारा हो रहा है या सत्ता के टुकड़े हो रहे हैं। सत्ता की साझेदारी का तो यही मतलब है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि सत्ता की साझेदारी का मीनिंग क्या है, क्या मतलब है और सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। इसमें हम दो देशों के बारे में, दो कंट्रीज़ के बारे में बेटा पढ़ेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका। पहले हम बेल्जियम के बारे में देखेंगे। बेल्जियम जो है वो यूरोप में एक बहुत छोटा सा देश है, यानी तकरीबन हमारे हरियाणा के बराबर है, और वहाँ की आबादी भी जो है वो लगभग 1 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा है। इतना छोटा सा वो देश है, लेकिन इस छोटे से देश की जो जातीय बनावट है वो बड़ी जटिल है। 3 भाषा बोलने वाले लोग वहाँ पर रहते हैं। 59% डच भाषा बोलते हैं, 40% फ्रेंच भाषा बोलते हैं, 1% जर्मन बोलते हैं, यानी 59% जो है वो डच बोलते हैं। सबसे ज़्यादा भाषा ये बोली जाती है वहाँ पर बेल्जियम में। उसके बाद 49% जो है वो फ्रेंच भाषा बोली जाती है, और 1% जो है वहाँ पर वो जर्मन भाषा बोली जाती है। सबसे ज़्यादा ये भाषा वहाँ पर बोली जाती है, डच भाषा बोली जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा है, जो राजधानी है ना, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स जो है, वहाँ पर 80% लोग, जो राजधानी है, कैपिटल जो वहाँ की है, वहाँ पर 80% लोग जो है वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। सबसे ज़्यादा वो फ्रेंच भाषी लोग रहते हैं राजधानी में। पूरे देश में देखें तो 59% लोग जो है जो डच भाषा बोलते हैं। लेकिन अगर हम राजधानी में देखें, जो मेन है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स जो है, वहाँ पर 80% लोग जो है वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% लोग जो है वो डच भाषा बोलते हैं। तो ये फ़र्क है यहाँ पर। और दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि अल्पसंख्यक फ्रेंच, यहाँ पर अल्पसंख्यक है, वैसे पूरे देश के हिसाब से देखें तो माइनॉरिटी में आते हैं फ्रेंच भाषी लोग, लेकिन यहाँ पर जो है ये फ्रेंच भाषी लोग जो हैं ये बहुत ताकतवर हैं और हर तरीके से समृद्ध हैं और पैसे वाले हैं, बहुत अमीर टाइप के लोग हैं ये फ्रेंच भाषा। हालांकि ये कम है, लेकिन वैसे ये ताकतवर हैं, समृद्ध हैं और बहुत अमीर हैं ये लोग। इस वजह से यहाँ पर जो है इनका दबदबा है और ये डच भाषा के लोगों को दबाते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, 1950 और 1960 के दशक में जब हम देखते हैं, 10 सालों में इन दोनों ही में, जर्मन भाषी लोग तो 1% चुप रहते हैं, लेकिन फ्रेंच और डच भाषा बोलने वाले लोगों में तनाव शुरू हो गया, टकराव शुरू हो गया। 1950 से लेकर 1960 के बीच में बहुत टकराव शुरू हो गया, और डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के हिसाब से फ्रेंच भाषी लोग ज़्यादा थे, अमीर थे, तो वो दबाते थे। इस तरीके से करते करते यहाँ पर काफ़ी तनाव बढ़ता चला गया भाषा के आधार पर। दूसरी तरफ हम देखेंगे श्रीलंका को। मैंने कहा ना, दो देशों के बारे में सीखेंगे, तो हम श्रीलंका को देखेंगे। श्रीलंका भी जो है बहुत छोटा सा देश, हमें मालूम है। मैप में जब हम भारत का मैप देखते हैं, इंडिया का मैप, तो नीचे बहुत छोटा सा देश है। ये एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिण में स्थित है, और यहाँ पर जो है करीब 2 करोड़ के यहाँ पर आबादी रहती है, 2 करोड़ के करीब है, और ये लगभग जैसे हमारा हरियाणा है उतना ही बड़ा ये देश है। और श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह रहते हैं, बहुत जातियों के लोग रहते हैं। जैसे हमारे देश में बहुत जातियों के लोग रहते हैं ना, बहुत भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, ऐसे यहाँ पर भी रहते हैं। लेकिन सबसे मेन भाषा जो यहाँ बोली जाती है वो है सिंहली भाषा। वो बोली जाती है सिंहली भाषा, मेन भाषा है यहाँ पर। ये सिंहली भाषा यहाँ पर बोली जाती है, और इनकी आबादी की कुल जनसंख्या जो 74% है, 74% आबादी है यहाँ पर जो सिंहली भाषा बोलती है। बाकी जो आबादी, उसमें कुल जनसंख्या, इनकी आबादी जो है वहाँ पर, फिर उसका सिंहली भाषा 74%, उसके बाद 26% जो हमारे बचते हैं, उसमें 18% लोग तमिल भाषी हैं जो श्रीलंका में ही हैं, और बाकी जो बचते हैं वहाँ पर, अच्छा तमिल भी जो है वो 2 तरीके के हैं।
एक श्रीलंका वाले तमिल और एक भारत से लाए गए तमिल। पुराने ज़माने में भारत से लाए गए थे कुछ तमिल लोगों को, क्योंकि साउथ इंडिया के साथ ही लगता था, तो वहाँ से वो चले गए थे और वहाँ पर वो लोग भी रहते। तो दो तरीके के तमिल हो गए। एक तो हो गए 74% सिंहली भाषा बोलने वाले, एक 18% हो गए वहीं पर रहने वाले तमिल भाषा बोलने वाले, और बाकी हो गए इंडिया से जो गए थे वो लोग हिंदुस्तानी जो तमिल, जो औपनिवेशिक यानी जब अंग्रेज़ों का शासन था तो वो वहाँ पर काम करने की वजह से वहाँ पर गए, वो वहीं पर बस गए। तो 13% वो लोग हैं वहाँ पर, 13 या 12% वो लोग हैं वहाँ पर। वहाँ पर क्या है, तीनों में बहुत टकराव है, तनाव है, लेकिन सिंहली भाषा का दबदबा है। सिंहली भाषा पूरे तौर से उनके ऊपर है। बेल्जियम में क्या है, डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये ज़्यादा है, तो ये इन दोनों पे अपनी इच्छाएं थोप सकते हैं ना। श्रीलंका में क्या ये ज़्यादा है, तो ये दोनों जो तमिल ग्रुप है उन पे अपनी भाषा थोप सकते हैं या अपना दबदबा जमा सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, पहले हम देखेंगे श्रीलंका में क्या हुआ। 1948 में 1948 यानी हमारे बाद श्रीलंका आज़ाद हुआ और वहाँ पर सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया, अपना जमा लिया, वहाँ पे सत्ता जमा ली वहाँ पर बहुसंख्यकों ने, जो सिंहली भाषा के लोग थे। इस वजह से वहाँ लोकतांत्रिक रूप में निर्वाचित सरकार ने सिंहली भाषा जो बोलते थे उस समुदाय की प्रभुता को कायम कर दिया। सिंहली भाषा कायम हो गई वहाँ पर, उसकी प्रभुता की सत्ता होगी। 1956 में एक नया कानून बनाया जिसके तहत तमिल को किनारे कर दिया गया। तमिल भाषा, चाहे वो श्रीलंका वाले तमिल थे चाहे वो हिंदुस्तानी तमिल थे, उनको एक किनारे पे लगा दिया गया और उन्हें सरकारी नौकरियां देने से मना कर दिया और ये कहा कि तुम तो अल्पसंख्यक हो, तुम्हें नौकरियां नहीं मिलेंगी, विश्वविद्यालयों में पढ़ने का मौका नहीं मिला। इस तरीके से उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाने लगा। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंका तमिल की नाराज़गी, अब जब तमिल ग्रुप तो नाराज़ हो गया भाई, एक एक करके ऐसे फैसले आने लगे कि तमिलों को लगने लगा कि हमारे साथ तो बहुत भेदभाव हो रहा है। तो इस तरीके से वहाँ पर बेगानापन उनको महसूस होने लगा और तमिल भाषी और सिंहली भाषी दोनों में बहुत भेदभाव शुरू हो गया। यहाँ तक भेदभाव शुरू हो गया कि दोनों में इतना लड़ाई झगड़ा हो गया कि एक गृह युद्ध की स्थिति बन गई। लड़ाई झगड़ा इतना, खून खराबा इतना हो गया कि बहुत लोग उसमें मारे गए, कुछ लोगों ने देश छोड़ दिया, दूसरे देशों में रेफ्यूजीज़ बन के रहने लगे। इस तरीके से वहाँ पर बहुत बुरा हाल हुआ, भाषा के आधार पर बहुत बुरा हाल हुआ। लेकिन दूसरी जगह जब हम देखते हैं बेल्जियम में, उन्होंने बड़ी समझदारी दिखाई। अगर वो भी श्रीलंका वाला रास्ता अपनाते तो वहाँ भी खून खराब हो सकता था, लेकिन बेल्जियम ने क्या किया, उसने ये दोनों भाषाओं को, दोनों ही भाषा के बराबर बराबर सत्ता में लोगों को लेकर के आए। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि भाई यहाँ पर डच भाषा बोलने वाले ज़्यादा है तो इन्हें ही रखा जाएगा, या उन्होंने ये नहीं किया कि ये लोग ज़्यादा अमीर हैं, समृद्ध हैं तो इन्हीं की सत्ता रहेगी, ऐसा नहीं किया। उन्होंने बंटवारा जो सत्ता का किया, इन दोनों में बंटवारा किया। जब इन दोनों में बंटवारा किया तो कुछ तरीके से कुछ बातें आती हैं। उन्होंने क्या कहा, संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रखी उन्होंने। फिर कानून तभी बन सकते जब दोनों भाषा के लोग बहुमत देंगे, तब कोई कानून बनेगा, दोनों भाषा के लोग। दूसरा फैसला उन्होंने क्या किया, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दिया गया, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकारों के अधीन नहीं थी। तीसरा उन्होंने किया, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। तो इस प्रकार से उन्होंने ऐसा बंटवारा किया। तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों ही भाषा के लोगों को बराबर बराबर बांटा गया, सत्ता में मौका दिया गया, बराबर शासन करने का मौका दिया गया। इस तरीके से वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर ये बेहद सफल, एक जटिल तो हुई समस्या, लेकिन ये समस्या ख़त्म हो गई और वहाँ पर ये जो समस्या थी बहुत ख़त्म होकर बेहद सफल रही ये वाली स्थिति, और गृह युद्ध की जो प्रॉब्लम थी वो टल गई। नहीं तो जैसे श्रीलंका ने किया था, लाखों लोग उसमें मारे गए, खून खराब हुआ, लोग देश छोड़ के भाग गए, मतलब बहुत हालात ख़राब हुए वहाँ पर। दूसरी तरफ बेल्जियम ने ऐसा नहीं किया, समझदारी से काम लिया। तो हमने 2 देशों को देखा कि
एक जगह सत्ता का बंटवारा नहीं हुआ श्रीलंका में, लेकिन बेल्जियम में सत्ता का बंटवारा किया गया। इस वजह से वहाँ पर गृह युद्ध की स्थिति टल गई और वहाँ पर सब शांति से आज तक ऐसा चलता आ रहा है। अगर हम इन दोनों को देखें तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती कि दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया। इससे यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार न बनाने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता को संकट में पड़ सकती है, देश की एकता खराब हो सकती है। तो हमने ये देखा कि किस तरीके से सत्ता की साझेदारी या सत्ता का बंटवारा कई बार बहुत ज़रूरी हो जाता है। श्रीलंका नहीं बनना है, बेल्जियम वाली स्थिति अपनानी ताकि गृह युद्ध की स्थिति टलती रहे। अभी आपको इसके ऊपर आज हमने आधा चैप्टर पढ़ा, आधा चैप्टर हम कल पढ़ेंगे और आज की जो भी आपको क्वेश्चन आंसर्स हैं या वर्कशीट है वो ग्रुप पर ही डाल दी जाएगी। उसके हिसाब से क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं। जो भी है सब आपको समझ आ गया है। ये चैप्टर बुक है तो बुक से पढ़ें, नहीं तो डाउनलोड कर लें आप यूट्यूब से या कैसे भी इसकी साइट पे जाके एनसीईआरटी की वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा चैप्टर और इसको ध्यान से पढ़ लें। बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत ध्यान से इसको हम करेंगे। वर्कशीट हम इसके ऊपर डाल दी जाएगी। हम कल मिलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।